नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर एक्स पर की गई पोस्ट का विधायक शगुन परिहार ने जवाब दिया है। किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने बताया है कि महबूबा मुफ्ती के पास अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के सिवाय कोई काम नहीं है और वो इस मामले को भी सांप्रदायिक रंग देने से बाज नहीं आ रही हैं। जी, मैं ये पूछती हूँ आपके माध्यम से महबूबा जी को कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ देखा था, तो वो इस तरह का कम्युनल chaos क्यों क्रिएट कर रही हैं? अगर उन्हें लगा कि ये आपत्तिजनक है, वैसे तो मुझे आपत्तिजनक नहीं लगा, क्योंकि वो गाय हमारी माता है कह रहे हैं। तो हम तो मानते हैं कि गाय हमारी माता है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर फिर भी उनको लगा कि ये किसी तरह का धमकी है, तो डायरेक्ट कंसर्न्ड एसपी से बात करती, हमसे बात करती। ट्वीट करके खुद को हाइलाइट्स में लाने के लिए एक कम्युनल केओस हमेशा करवाना शोभा नहीं देता उनको। एक वार्ड का जिक्र किया है, थ्रेटन का यहाँ पर जो है वो जिक्र। आप मुझे बताइए, जिस टाइम पे हमारे क्षेत्र के कुंतवाड़ा में 2 बीडीजी के जवान शहीद होते हैं, उस टाइम महबूबा जी को कोई दिक्कत नहीं हुई, उस टाइम उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। आज अगर हल्के से किसी ने बच्चे ने कोई मजाक कर दिया, तो उस मजाक को लेके उन्हें बड़ा आपत्तिजनक वो बयान दे रही हैं। अगर उन्हें फिर भी दिक्कत थी तो एसपी को बोलती ना। इस तरह का पूरी स्टेट में कम्युनल केओस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? वो पूछ रही हैं कि क्या कार्रवाई की, क्योंकि एफआईआर भी रजिस्टर हुई, तो क्या कार्रवाई की गई? वो कंसर्न एसएसपीज बताएंगे। ट्विटर के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनाने की क्या जरूरत है? महबूबा जी का पलड़ा जम्मू कश्मीर में साफ हो चुका है। महबूबा जी छोड़िए, उनकी बेटी इल्तिजा जी को भी सीट नहीं निकली। तो अब अगले जो चुनाव होगा उसमें मुझे लगता है ना तो उनका कोई पंच होगा ना सरपंच होगा। तो इसीलिए वो हमेशा वो एक कम्युनल वायलेंस क्रिएट करना चाहती हैं। जब कश्मीर में उन्होंने पैलेट गन्स चलवाई थी, आज हम उनका हिसाब मांगते हैं। जरा बताइए उनके बारे में आपने क्या सोचा? जिनकी आंखें चली गई, जिनके किसी के आंखें चली गई, किसी के कान चले गए, किसी को सुनाई नहीं देता है। लेकिन किश्तवाड़ में अगर किसी ने अब बच्चे हैं, बच्चे मजाक करते हैं, अब बच्चों ने किसी जगह कुछ बोल भी दिया तो हम उन्हें समझाएंगे। तो इस तरह ट्विटर पे बयानबाजी करना शोभा नहीं देता उनको। ये जो ट्वीट किया है, ये आप किस तरीके से देखते हैं कि इस प्रकार का ट्वीट करना, वीडियो जो है वो शेयर करना? महबूबा जी का अब यही काम रह गया। घर में बैठी है ना बेचारी, सीट तो निकली नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना है, इसीलिए ट्विटर पे ट्वीट करती रहती है। सीपीआईएम विधायक एमवाई तारिगामी ने सदन में आज सरकारी जमीनों से संबंधित कई मुद्दे उठाकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने गरीबों को मकान के लिए 5-5 मरले जमीन अभी तक न मिलने और श्रीलंका के एक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को कठुआ में बिना दस्तावेजों और भुगतान के बगैर जमीन देने का आरोप भी लगाया। और क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको बताते हैं। बताइए क्या बताना चाहते हैं। सवाल जो उठाया वो पहले ये कि जो 5 मरले ज़मीन मिलने का ऐलान किया है सरकार ने, उन लोगों के लिए रहायशी मकान तामीर हो जिनके पास ज़मीन नहीं है। मैंने ये भी पूछा था एक्सटेंडेड फैमिलीज़ पर भी ये कानून लागू होगा या नहीं। हमारी नज़र में लागू होना चाहिए। जो भी बेघर हैं गाँवों में, शहर में, उनको ज़मीन मिलनी चाहिए ताकि वो अपना छत बना सके। दूसरा सवाल हमने ये कहा कि हमारे रियासत में डेवलपमेंट के नाम पर या बाकी इंडस्ट्री को शुरू करने के बारे में ये चर्चा है कि ज़मीन ली जा रही है किसानों से, लेकिन किसानों से जो ज़मीन ली जाए 2013 में कानून बना है, एक्ट बना है, उसके मुताबिक ली जानी चाहिए। ले डाउन प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए और मनमानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतलात हैं, जहाँ तक कठुआ का ताल्लुक है, 3-4 ब्लॉकों में मनमानी हो रही है, जिसकी तस्दीक की है वहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी, जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते हैं। खड़े होकर उन्होंने भी कहा कि ये सही है। और इसी तरीके से डोरू एक और जगह है जहाँ के एमएलए साहब हैं, मेरे साथ मीर साहब, उन्होंने भी खड़े होकर कहा तहकीकात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। वहाँ 2000 कनाल ज़मीन 90 से पहले ग्रो मोर फूड स्कीम के तहत किसानों को दी गई, और जो पिछली ये एडमिनिस्ट्रेशन जो रही है पिछले 7 साल, इन्होंने बेदखल करने के आर्डर्स निकाले हैं, बोर्ड लगाया है उस ज़मीन पर कि ये अब स्टेट लैंड है, वहाँ के लोग चला रहे, हम जाए कहाँ। कुछ साल पहले सरकार ने हमें ज़मीन दे दी, अब यही दूसरी सरकार आ गई, वो हमें बेदखल कर रही है। कहने का मतलब ये है कि
कहने का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए कि वो हाउस को एतमाद में ले लें और फैक्ट्स बताए। इतला है हमारी कि फॉर्मर क्रिकेटर को जमीन दी गई है और वो भी बगैर किसी पैसा देने के। अगर ऐसा है, सरकार को वजाहत करनी चाहिए और सरकार को हाउस को एतमाद में लेना चाहिए। रिस्पॉन्स आपको मिला है? अभी जो रिस्पांस मिला, मैं उससे हम सारे मेंबर मुतमईन नहीं हैं और इसीलिए हमने कहा कि हाउस के अंदर पूरी बहस होनी चाहिए। इस पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने जम्मू कश्मीर में सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के मसौदे पर सवाल उठाए हैं। वहीद पर्रा का कहना है कि ऐसी टाउनशिप के निर्माण से डेमोग्राफी में बदलाव होने का अनुमान है और ऐसे निर्माण यहां के इकोसिस्टम के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हमारा कंसर्न यह है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ फ्रेजाइल प्लेस। यहाँ पर एक कैपेसिटी है फुटफॉल की, तो आप अगर इकोलॉजिकल को यहाँ के इकोसिस्टम को इग्नोर करेंगे, इकोलॉजी को इग्नोर करेंगे, देयर इज अ रैम्पेंट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस एंड दीज प्रोजेक्ट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर, उसकी इकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है? ताकि वी हैव सीन अ ड्राई स्पेल ऑफ विंटर, वी हैव सीन अ हार्श समर्स, द वाटर टेबल इज डिक्रीजिंग। तो ये जो क्लाइमेट चेंज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट आने वाली जनरेशंस को है। वी वांट JNK गवर्नमेंट टू टेल अस दैट व्हाट आर यू कंस्ट्रक्टिंग इन द वेटलैंड्स, इन द फॉरेस्ट्स, in the state lands, and these townships are for who are they? For locals. There's no demand for such townships. और अगर आप बना रहे हैं, इसका मकसद क्या है और इनमें कौन लोग रहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोग रहेंगे, बाहर के लोग रहेंगे, वो आप क्लियर करिए। उन्होंने कहा DPR बनाने के बाद वो क्लियर होगा, हालांकि ऐसा होना चाहिए, पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज अ ग्रिपिंग कंसर्न अमंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन, लैंड एक्विजिशन एंड ऑल्सो एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जसरोटा विधानसभा के विधायक राजीव जसरोटिया ने वहीद पर्रा द्वारा सदन में सरकार से पूछे गए सवाल पर एतराज जताया है। राजीव जसरोटिया ने आरोप लगाया है कि कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में वनवास पर भेजने वाली पीडीपी को ऐसे मामले उठाने का कोई हक नहीं है। पीडीपी सदन में ऐसे मुद्दे उठाने से बाज नहीं आ रही है जिनका कोई आधार ही नहीं है। और क्या कुछ कहना है राजीव जसरोटिया का, आइए आपको बताते हैं। वहीद पर्रा और वहीद पर्रा की पार्टी क्या कहती है, आप मेरे से ज्यादा अच्छे जानते हैं। हमेशा इनकी अटेम्प्ट रही है इस रियासत जलनी कैसे चाहिए। इनको पूछो, जब आपने कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाला था, ये वो डेमोग्राफिक अटेम्प्ट नहीं था? उनसे पूछना चाहिए। अब किसी को 5 मरला बात देने की बात कहे, इनको वहां पेट में दर्द होती है। किसी को सेटलमेंट की बात कहे, कश्मीरी हिंदू का राइट नहीं है अपने लैंड पे बैठने का। इन्होंने अपनी ही जगह पे उनको एग्जाइल पे भेजा, वनवास पे भेजा, अपने ही देश में रिफ्यूजी बनाया, अपने ही देश में माइग्रेंट बनाया। वॉज नॉट दैट एन अटेम्प्ट ऑन डेमोग्राफिक चेंज? ये इशू नॉन इशू का इशू बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये टटोल रहे हैं, इनके पास मुद्दा कोई नहीं। नाइदर द गवर्नमेंट और नाइदर दिस पीपल, दे वांट टू मेक दिस जम्मू कश्मीर पर एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, उसका रेलेवेंस कोई नहीं, उसमें सब्सटेंस कोई नहीं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। ये 2014 और 5 अगस्त 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर है। यह नया जम्मू कश्मीर है, मोदी का जम्मू कश्मीर है। और जो भी इस बात के लिए अटेम्प्ट करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। डेमोग्राफिक चेंज अगर आ जाता है तो क्या? हाउ? इट इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। किसी की दिमाग की उपज से डेमोग्राफिक चेंज आ जाएगा? am I eligible to answer है? हर बात पे ये ऐसी बातें करते हैं, ये कहने की बात नहीं। इस जम्मू कश्मीर के लोग पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए वोट किया। पीपल हैव वोटेड फॉर विकास। उसके लिए लोगों के मसले हल करने के लिए असेंबली है। अननेसेसरी इश्यूज पे जंप करने के लिए असेंबली नहीं है। तो ही शुड अननेसेसरी इश्यूज, इन इश्यूज को क्यों रेज किया जा रहा है? इनको पूछना चाहिए जिन्होंने रेस किया है, क्यों इनके पास है नहीं। दुकान चलाने की बात है, हमारे साथ भी सरकार में रहे, पूछना चाहिए इनको, तब तो इनको कोई खतरा नहीं लगा। मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। जब 370 पे महबूबा जी ने कहा था कि 370 की बात करने वाले लोग एंटी नेशनल है, दिल्ली तक बात गई और इन्होंने, मैं ही वो मेंबर था जिन्होंने ये सवाल किया था कि व्हाट अबाउट द पीपल हु टॉक अबाउट सेल्फ रूल।
दिस वेंट टू दिल्ली। दिल्ली ने बड़ा साफ कहा है इनको कि 370 हमारा कोर इशू है, वी विल नॉट कंप्रोमाइज। अगर आपने इस सरकार छोड़ने की बात कह रहे हैं, इनको बड़ा क्लियर लाउड मैसेज आया कि अगर सरकार कल छोड़नी है शाम को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, बट वी आर नॉट गोइंग टू बच। तब तो इन्होंने हमारे साथ सरकार चलाई, तब तो ये सत्ता में रहे। असेंबली साने डाई हुई, 3 दिन शेष बचे थे, उसके बाद असेंबली अब 7 साल के बाद लगी है। माई आंसर टू हिम, डोंट प्रवोक अस, इफ यू प्रवोक। सदन में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने एक बार फिर सरकार द्वारा पेश किए गए जम्मू कश्मीर के बजट पर सवालिया निशान लगाए हैं। सुनील शर्मा का कहना है कि इस बजट में जिन सौगातों का जिक्र किया गया है वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है और जम्मू कश्मीर सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। आइए आपको बताते हैं और क्या कहना है उनका। साथ मौजूद है सर, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये कहा गया है कि ये बजट जो है वो आम जनता का है, ओपोजिशन का नहीं है। आप इसे किस तरह? आम जनता का बजट ये इसलिए है क्योंकि आम जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाएं रखी है। मुझे नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना कुछ इस स्टेट का, जब से इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये आम जनता के लिए। हाँ, मुझे तब आम जनता के लिए लगता जब इन्होंने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हम 200 यूनिट बिजली फ्री लाएंगे, हम सिलेंडर लाएंगे, हम राशन लाएंगे। एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं केवल उन्हीं के लिए लाके, और उसमें भी अभी उनने क्लैरिफाई नहीं किया क्या वो ऑन ग्रिड बिजली दे रहे हैं। ये कहीं वो ना हो कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सौर ऊर्जा अभी जनरेशन जो चल रही है, जो हर घर में हम दे रहे हैं, कहीं उसके साथ तो नहीं कनेक्ट करेंगे। अभी इस पे भी प्रश्न उठेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्होंने बैलेंस जो है वो रखा है, हर एक वर्ग के लिए जो है वो कुछ ना कुछ दिया है। जैसे क्या दिया, अनएम्प्लॉयड के लिए क्या दिया, डेली वेजर्स के लिए क्या दिया, ओबीसीज के लिए क्या दिया, एसटीज के लिए क्या दिया, मुझे बताइए ना। आम महिला के लिए क्या दिया, किसी भी वर्ग को। आपने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी स्कीम्स है वो दोहराई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अन्य चीजें भी जो है वो आम जनता को। जैसे एक चीज मुझे बताइए जो दिया है उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने लिया। मैं अभी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं। आप जिस दिन मैं भी स्पीच करूंगा बजट पे, उस दिन आप मैं इनवाइट करूंगा, आप भी आइए। एक एक पॉइंट पे मैं बताऊंगा इन्होंने कहां पे जम्मू कश्मीर की जनता। फजील नियुक्ति पत्रों पर कई युवा विदेशों में नौकरी पाने के झांसे में फंस रहे हैं। बता दें कि विधायक मुबारक गुल की विधानसभा का भी एक युवक ऐसे ही झांसे में आ गया है जो कि मौजूदा समय में म्यांमार में फंसा हुआ है। विधायक मुबारक गुल ने इस मामले को सदन में उठाते हुए सरकार से विदेशी मामलों के मंत्रालय के नोटिस में ये मामला लाने की अपील की है ताकि उसे युवक को म्यांमार से सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने मुबारक गुल से खास बातचीत की। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है उनका। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सफा कदर में एक लड़का फैजान रसूल, जिसको फेक जॉब ऑर्डर दिया गया, उसके बाद वो चला गया वहाँ पे और उसको अरेस्ट किया गया। और ये जो मामला है इसमें ये बड़ा संगीन मामला है कि ये बहुत सारे नौजवानों को झांसे में ले रहे हैं और नकली ऑर्डर दे रहे हैं, उधर जाओ इधर जाओ। मैंने अब ये हाउस में भी उठाऊंगा ये, क्योंकि उसके जो फैमिली है और हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा इसमें लोगों का रोष है। इसलिए मैं एक गुजारिश होगी चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो इस सिलसिले में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करे। और जो वहाँ उसको पकड़ा गया उसको 4.5 लाख भी मांग रहे हैं, 4.5 लाख मांग रहे हैं। हम छोड़ेंगे, लेकिन मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करके उसको अपनी फैमिली के हवाला किया जाए। और ये इसके साथ में अपील करता हूँ जवानों को कि वो जब भी कोई ऑर्डर आ जाए बाहर के मुल्क का या कोई दे देगा ऑर्डर मिल जाएगा किसी और कंट्री में, उसको परखे, उसको देखे असली या नकली है। नौजवानों को होशियार रहना चाहिए इस सिलसिले में। ये जो नकली ऑर्डर दिए जा रहे हैं और फिर वहाँ उनको पकड़ा जा रहा है तो उसके बाद जेलों में डाला जा रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग सबको मिलते हैं और मुझे और चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बात करके उसको वहां से करवाए ताकि वो अपनी फैमिली में जा सके।
तो चलिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तीनों के शव बरामद किए गए हैं जो कि लापता थे। और रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर। बिलावर से लापता 3 लोगों के शव मिले गए हैं। बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि मल्हार के पास एक नाबालिग सहित 3 लोग लापता हुए थे और तीनों के दुर्द जो है वो निकालने के लिए जारी था ये ऑपरेशन। और बिलावर से लापता 3 लोगों के शव मिल चुके हैं। बता दें कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मल्हार के पास बारात से लापता हुए थे ये तीनों शव और एक नाबालिग सहित 3 लोग लापता हुए थे। बताया जा रहा है कि बारात से ये लोग जो हैं 3 लोग लापता हुए थे और एक तीनों को ढूंढ निकालने के लिए जारी था ये ऑपरेशन। और ये तीनों नाबालिग जो है वो ढूंढ निकाल लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि इनके शव जो है बरामद कर लिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि बारात के मौके पर जो 3 नाबालिग लापता हुए थे उनको अब ढूंढ लिया गया है। मल्हार के पास बारात से ये तीनों नाबालिग लापता हुए थे और तीनों लोग जो हैं उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। तीनों को ढूंढ निकाल लिया गया है। ऑपरेशन जारी था जिसके बाद इन नाबालिगों को पकड़ लिया गया है। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव जुड़ चुके हैं। रंजीव, मैं आपसे जानना चाहूँ, अपडेट दीजिएगा। देखिए तानिया, मैं बताऊं कि ये जो 3 दिन पहले एक बारात जो मलाड़ गांव से मल्हार के सुरंग गांव को जा रही थी और 35 लोग उसमें बारात में शामिल थे और उनमें से 3 एक नाबालिग सहित लोग जो बारात में शामिल थे वो उनको अचानक से वो मिसिंग हो गए वहां पर। और क्योंकि जंगलनुमा रास्ता था और पैदल रास्ता था, रात के करीब 11 बजे जब बारात डेस्टिनेशन पर पहुंच के बाद जब पता चला कि वो लोग नहीं है तो उनको ढूंढने का काम शुरू हुआ। उसके बाद पुलिस को ये इसकी सूचना दी गई और 3 दिन तक लगातार वहां पर सेना, सीआरपीएफ और एसओजी की टीमों ने लगातार पूरे इलाके को खंगालने का काम किया। आज अभी थोड़ी देर पहले उनकी तीनों की डेड बॉडीज जंगली इलाके में मिल चुकी हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट किस जगह पे मिली है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि तीनों की बॉडीज जो है वो वहां पे मिल गई हैं। और थोड़ी देर पहले खोजी कुत्ते जो इस काम में लगाए गए थे, ड्रोन भी लगाया गया था, खोजी कुत्तों को उनके कुछ कपड़े वहां पे मिले थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया कि उनकी तीनों की डेड बॉडीज वहां पर मिल गई हैं। और इनको कठुआ के एसएसपी शोभित सक्सेना से जब हमारी अभी थोड़ी देर पहले 1 मिनट पहले बात हुई तो उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि तीनों की बॉडीज मिल गई है। अभी ज्यादा डिटेल नहीं है, ज्यादा डिटेल जैसे आएगी शेयर कर दीजिएगा। तो अब तक की जो सबसे पहले बड़ी खबर जो है वो गुलिस्तान न्यूज पर दिखाई जा रही है। हम बता रहे हैं कि ये जो इलाका है बिलावर के इलाके के ऊपरी मल्हार थाने के अंतर्गत जो इलाका पड़ता है वहां पर 3 बाराती जो 3 दिन पहले मिसिंग हुए थे उनकी तीनों की डेड बॉडी जंगली इलाके में मिल चुकी है। जी तानिया। जी रंजीव, क्या उनकी पहचान की गई है अभी? देखिए तीनों जो जिनकी मिसिंग हुई थी वो उनमें 35 वर्षीय दर्शन सिंह मडून निवासी और 28 वर्षीय जोगेश सिंह और दियोता के निवासी 14 वर्षीय वरुण ये बारात के साथ थे। ये तीनों मिसिंग हुए थे। अब इनकी तीनों की डेड बॉडीज ऊपरी इलाके में मिल चुकी हैं। अभी ज्यादा हमारे पास जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन एसडीपीओ से मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा था पहले इनके कपड़े मिले थे और उसके बाद अब पास के ही जंगल में उनकी डेड बॉडी जो मिल गई हैं। अभी पूरी शिनाख्त के बारे में, कहाँ उनको चोट आई है, किस तरह से उनकी मौत हुई है, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। अभी ऑफिशियल कोई इसके बारे में डाटा किसी के पास नहीं है। तो अभी ये एसएसपी ने कंफर्म किया है कि ये तीनों की डेड बॉडीज अभी मिली हैं, अभी थोड़ी देर पहले। जी, तो क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि वो लापता क्यों हुए थे और किस तरीके से हुए थे और कहाँ और कब कैसे हुए थे?
तानिया, मैंने पहले बताया कि वो बारात जो मलाड गांव से मल्हार थाना जो पड़ता है उसके एक गांव है सुरंग, छोटा सा गांव है, जी, और जी। पैदल रास्ता था 4 से 5 घंटे का। तो बारात जो है उस पहाड़ी इलाके में पैदल ही जा रही थी, तो 3 लोग जो थे वो बिछड़ गए थे और वो वहां पे वो उनकी मिसिंग हो गई और उनको वहां से ढूंढने का काम जो है वो रात को खुद किया उन्होंने। फिर सुबह पुलिस को बताया, पुलिस ने भी पूरा 3 दिन तक एसओजी की टीमें और सेना के जवान। मैं बताऊं कि यहाँ पर आतंकवाद से ग्रस्त इलाका ये बिलावर का है और जहाँ पर जो आतंकी घटना है पिछले 1 साल से लगातार चल रही हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं। 16 फरवरी को भी बिलावर के कोग इलाके में 2 लोग जंगल में सब्जी लेने गए थे जंगाके में। उनकी लाशें भी दूसरे दिन करीब 15 किलोमीटर दूर मिली थी, उनके अभी गले घोटकर हत्या कर दी गई थी। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं लोग जो है पहले दिन से ही रोप लगा रहे थे कि ये आतंकी वारदात हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल उनकी डेड बॉडी मिलने से ये खबर भी पुख्ता हो रही है शायद उस इलाके में जो आतंकी सक्रिय हैं पिछले 1 साल से शायद उन्होंने उनकी हत्या ना की हो। तो ये खबर अभी अनऑफिशियल है कि किसने उनकी हत्या की, लेकिन लोगों के आरोप हैं उनको वो अब कहीं ना कहीं सच होते दिखाई दे रहे हैं। जी तानिया। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रंजीव मेहता कठुआ से हमें अपडेट करे थे। बता दें कि बिलावर में 3 लापता नाबालिग को खोज लिया गया है, उनके शव बरामद किए गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ चलेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मानवता सभ्यता को आकार देने में महिला कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मानव सभ्यता के विकास में भी महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा है। जम्मू में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित सशक्त नारी सम्मान समारोह में उपराज्यपाल ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि महिला कलाकार सामाजिक और आर्थिक विकास की वास्तुकार होती है और जम्मू कश्मीर में भी कई महिलाओं ने कई उपलब्धियां हासिल कर इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। उपराज्यपाल ने इस दौरान समाज को अहम योगदान देने वाली कुछ महिलाओं को सम्मानित कर उनकी हौसला जो है अफजाई भी की है। Former Minister of State, Jammu and Kashmir. We have Srimati Priya Sethi, former Minister of State. मैं समझता हूं कि मानवता के भविष्य को आकार देने में एक महिला कलाकार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और मानव सभ्यता का विकास इस बात का प्रमाण है कि उनका योगदान अतुलनीय रहा है। महिला कलाकारों को क्रिएटिविटी को नर्चर करने के साथ साथ अपने परिवार की भाग्य रेखा को बदलने तथा समाज को एकजुट रखने के लिए अस्तित्व से एक विशेष उपहार और ताकत मिली हुई है। इसलिए मैं महिला कलाकारों और आर्टिजन्स को सामाजिक आर्थिक विकास के प्रमुख ड्राइवर के रूप में देखता हूं और सही मायने में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मुख्य आर्किटेक्ट है। एक उत्कृष्ट कलाकार बनने के लिए किसी भी व्यक्तित्व को प्रेम, दया और करुणा से भरा होना चाहिए और यही बात महिला कलाकारों को अद्वितीय बनाती है। मैं जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि समकालीन आर्ट फील्ड में महिला कलाकारों की भागीदारी ने कला जगत को और समृद्ध किया है, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूत बनाने में योगदान किया है। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं और कला के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे कहते हुए आज अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण महज एक स्लोगन नहीं है, बल्कि अब वो एक जन आंदोलन का रूप देश में ले चुका है। पेंटिंग हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो या अनेक क्षेत्र विभिन्न सेक्टर्स में महिलाओं की ट्रेनिंग तथा उन्हें आर्थिक सहयोग देकर ताकतवर बनाया जा रहा है ताकि न सिर्फ वह सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें, बल्कि भारत के समग्र विकास की एजेंट बनकर
विकसित भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दे सकें। आज इस अवसर पर मैं इस बात को भी विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा कि हमारे देश के महान नेताओं ने, या मैं कहूं कि संविधान निर्माताओं ने, जब भारत के संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने बिना किसी शर्त या भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार उसी समय दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक बात मुझे बहुत पसंद है और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं किसी समुदाय या क्षेत्र की प्रगति, महिलाओं ने जो प्रगति की है उससे ही मापना चाहूंगा। बाबा साहब भीमराव का ये स्टेटमेंट हम सभी के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह है और मुझे लगता है कि उसी भावना के आधार पर पिछले 10-11 वर्षों में इस देश में विमेन लेड डेवलपमेंट के संकल्प को साधने में बहुत हद तक सफलता हमारे देश ने पाई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना भट्ट, बुद्ध कला और चित्र ही मोही। शुभम करोति कल। चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।